हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अजय चौधरी हाजिर हूँ एक बार फिर से करंट अफेयर का एक नया मुद्दा आपके सामने लेके, जो रिलेटेड है अपने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी सेक्शन से। राइट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीज़न दिया गया, एक कमेटी के जो प्रस्ताव है उसे मंजूरी दी गई, और उस कमेटी के प्रस्ताव के अंदर जो अरावली हिल्स है उसकी नई डेफिनेशन को मंजूर किया गया है। ओके। तो ये था आपका रीसेंट न्यूज़। ये आपका रीसेंट न्यूज़ कि इस न्यूज़ ने अरावली की नई डेफिनेशन दी गई है। अब ये हमारे पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए मेन डिबेट का टॉपिक बन जाता है, डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन। ओके। ये क्लासिकल डिबेट बन जाती है यहाँ पे कि हमें डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या हमें डेवलपमेंट के साथ साथ कंजर्वेशन को भी उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रीसेंट न्यूज़ क्या थी और अरावली पर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, साथ ही साथ अरावली का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, और इससे जुड़े हुए कुछ चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स, और बाद में हम देखेंगे एक सॉल्यूशन और वे फॉरवर्ड। ओके। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अभी अभी रीसेंट कौन सा न्यूज़ आया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में एक क्या हुआ, एक कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जो अरावली है उसकी परिभाषा को बदला जाए। और जो नई डेफिनेशन है वो नई डेफिनेशन क्या रखी गई है, नई डेफिनेशन के अनुसार ऐसी कोई भी छोटी पहाड़ी, इस पहाड़ी यहाँ पे इस टर्म्स के अंदर तीन चीज़ें आ जा रही हैं। एक आ जा रहा है छोटी हिल्स, जो भी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उसके अलावा फुट हिल का रीजन, जो पहाड़ियों के आसपास का एरिया है वो, और छोटे रिजेस यानी छोटे छोटे जो उबड़ खाबड़ एरिया होते हैं वो सारे, ये सभी अरावली का हिस्सा तभी माने जाएंगे जब इनकी हाइट है वो आसपास के क्षेत्र से, वहाँ के लोकल रिलीफ से 100 मीटर या इससे अधिक होगी। ओके। ये नई डेफिनेशन के अंदर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है। अब इस डिसीजन के आधार पर क्या हो रहा है, आईसीएफआर के द्वारा अब एक नई रिपोर्ट बनाई जाएगी। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आईसीएफआर क्या है। तो ये है अपना इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ओके। इसके द्वारा अभी जिलेवार एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसे सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवाया जाएगा। तो ये थी रीसेंट न्यूज़। इसके बाद क्या हुआ, इस न्यूज़ के बाहर आते ही अलग अलग जगह प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। जैसे हमें राजस्थान में प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, हरियाणा के अंदर भी उतने ही प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। करंट अफेयर की इतनी सी न्यूज़ से आगे हटकर हम देखते हैं कि इस न्यूज़ के क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस न्यूज़ के बाद में गवर्नमेंट अपने स्टैंड में क्या क्लियर कर रही है, गवर्नमेंट क्या कह रही है। तो देखो, जो पहला पॉइंट है, गवर्नमेंट कह रही है कि अगर हमें किसी भी माउंटेन्स को और किसी भी हिली एरिया को, माउंटेन्स को और हिली एरिया को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन की ज़रूरत है, एक प्रॉपर डेफिनेशन उसका होना चाहिए। राइट। सेकंड पॉइंट जो गवर्नमेंट कह रही है वो ये है कि इस नई न्यू डेफिनेशन के साथ साथ, जो न्यू डेफिनेशन आई है उसके साथ जो अरावली का है, अरावली का बहुत ज़्यादा एरिया प्रोटेक्टेड रहेगा, यानी मोर एरिया इसके अंदर आएगा, प्रोटेक्शन के अंदर आएगा। ओके। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है गवर्नमेंट का, वो कह रही है इसके अंदर अगर हम इस डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं तो माइनिंग के अंदर केवल 0.19% का हिस्सा ही जाएगा अरावली का टोटल एरिया का, टोटल एरिया का केवल 19%, 0.19% हिस्सा ही माइनिंग एरिया के अंदर रेगुलेटेड होगा। बाकी एरिया केवल इकोलॉजी के लिए रिजर्व रहेगा। वहीं पर जो कोर मुद्दा बनता है वो इन्वायरमेंटलिस्ट का डिबेट बनता है। यहाँ पे हर पॉइंट को इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा काउंटर किया गया है और हर क्वेश्चन पे गवर्नमेंट के स्टैंड पे क्वेश्चन उठाया गया है। यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट इन्वायरमेंटलिस्ट का यह है कि जो आपने डेफिनेशन दी है वो किस साइंटिफिक बेस पे दी है, किस साइंटिफिक बेस पे दी है। इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं दिया है, आपने डायरेक्ट हाइट को एक मेजरमेंट माना और 100 मीटर के पीछे क्या आपका साइंटिफिक लॉजिक था वो आप हमें बताइए। पहला आर्ग्यूमेंट इन्वायरमेंटलिस्ट का ये है।
उसके बाद में दूसरा आर्ग्यूमेंट जो वहाँ पे कह रहे हैं कि अरावली का मोर जो एरिया है वो प्रोटेक्शन में आएगा, तो उसके लिए इन्वायरमेंटलिस्ट का जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जब सुप्रीम कोर्ट में इसका डिबेट चल रहा था, जो हियरिंग चल रही थी, तब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये बताया गया कि अगर 100 मीटर का डेफिनेशन लागू होता है तो लगभग 19 जिलों की इन्होंने 19 जिलों की क्या हुआ रिपोर्ट इन्होंने बनाई हुई थी उस टाइम पे, और उसके लगभग 99.12% जो हिल्स हैं वो क्या रहेंगे, वो अरावली की डेफिनेशन से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से ये आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाओगे इन्हें। और जो थर्ड पॉइंट है कि 0.19% एरिया ही आपका माइनिंग के अंदर जाएगा, तो उसे भी हम इसके द्वारा देख सकते हैं कि जहाँ पे दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, यहाँ का जो एरिया है उसका लगभग 70 to 80% एरिया जो अरावली पर्वतमाला का है वो हवा पानी इनके द्वारा क्या हो चुका है, इरोड हो चुका है। ओके, इरोड हो चुका है, नीचा हो चुका है, और इनकी जो हाइट है वो 100 मीटर से क्या है, कम है। तो अगर ये डेफिनेशन अगर लागू होती है तो ये जो एरिया है यहाँ का वो सारा एरिया क्या होगा, माइनिंग के अंडर आ सकता है। और जैसे ये माइनिंग के अंडर आ सकता है, अरावली पर्वतमाला की डेफिनेशन से ये बाहर निकलता है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो माइनिंग रेगुलेशंस हैं, जो माइनिंग रेगुलेशन हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। तो आप किस प्रकार से फिर अरावली को सेव करोगे, ये पॉइंट्स हैं इन्वायरमेंटलिस्ट के। साथ ही साथ यहाँ पर जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उनका कहना है कि इस 100 मीटर की अगर डेफिनेशन को अलाउ कर दिया जाता है तो ये क्या होगा, जो माइनिंग माफिया है और साथ ही साथ जो रियल एस्टेट है उसके लिए आपने बैकडोर एंट्री करवा दी है, बैकडोर एंट्री के रास्ते ओपन कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, बैकडोर एंट्री के रास्ते ओपन कर दिए हैं। और आपने यहाँ पे इन्वायरमेंट और साथ ही साथ इकोलॉजी को बैकफुट पे ले आए हो, इसका ध्यान आपने नहीं दिया है। उसके बाद देखते हैं कि हम देखते हैं कि ये जो 100 मीटर का प्रोविज़न तो अब लाया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इससे पहले माइनिंग वगैरह और ये अरावली की जो डेफिनेशन कुछ तो रही होगी ना, कि पहले अरावली किसे कहा जा रहा था। तो देखो उसके लिए जो प्रोविज़न था वो ये है कि पहले क्या होता था, एफएसआई के द्वारा क्या किया जाता था, 3 डिग्री फॉर्मूला, स्लोप बेस्ड फॉर्मूला यूज किया जाता था। स्लोप बेस्ड सेकेंड स्लोप बेस्ड फॉर्मूला है वो यूज किया जाता था, 3 डिग्री स्लोप बेस्ड फॉर्मूला। इसमें क्या होता था कि अगर किसी भी एरिया के अंदर वहाँ की जो टोपोग्राफी है उसका अगर स्लोप अगर 3 डिग्री से ज़्यादा है तो उसे हम अरावली में कंसिडर कर सकते थे। ठीक है, और फिर वहाँ पे माइनिंग की और ये अदर रियल इस्टेट की और माइनिंग की ये दोनों प्रकार की अनुमति नहीं दी जाती थी। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, जैसे ही ये 100 मीटर की अप्रोच आती है तो यहाँ पे स्लोप एंगल को कंसिडर नहीं किया गया है। स्लोप एंगल स्लोप एंगल को कंसिडर ना करके क्या किया गया है, यहाँ पे हाइट को मेजरमेंट बना लिया गया है। ठीक है, हाइट को मेजरमेंट बना लिया गया है, जो कि क्या है, स्लोप एंगल की जगह हाइट को मेजरमेंट बनाना क्या है, प्रॉपर अनसाइंटिफिक रीजन है ये। ठीक है, जैसे ही 100 मीटर की डेफिनेशन को अप्लाई किया जाता है तो लगभग 90% अरावली का रीजन है वो अरावली कहलाने से वंचित हो जाएगा। यानी कि जो इकोलॉजिकल और जियोलॉजिकल दोनों तरीके से जो अरावली की पार्ट हैं, वो हिल्स और वो फुट हिल्स एरिया, वो रिजेस, उन्हें हम अरावली नहीं बोलेंगे। वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी और रियल एस्टेट की जो एक्टिविटी है वो उनकी अनुमति मिलने लग जाएंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अरावली को सेव करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, अरावली का इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है। ठीक है, तो उसे हम कुछ पॉइंट्स में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम अरावली का देखते हैं वो ये है कि भारत के अंदर जो थार मरुस्थल है, क्या है, थार मरुस्थल, उसके प्रसार को ये अरावली रोकती है। थार मरुस्थल के एक्सपेंशन को ये
एक्सपेंशन को अरावली पर्वतमाला क्या करती है, रोक के रखती है। जैसे हम देखते हैं कि ये अपना राजस्थान का थार मरुस्थल एरिया है इस तरीके से, तो यहाँ पे ये जो अरावली पर्वतमाला आती है, तो ये जो थार डेजर्ट है उसे ईस्टवर्ड मूविंग करने से इससे यहाँ पे रोक के रखती है, एक नेचुरल बैरियर का काम करती है। सेकंड थिंग है वो है कि यहाँ पे जो पूर्वी राजस्थान है या पूर्वी राजस्थान है उस एरिया के अंदर जो वर्षा है, जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो शाखा आती है उसके लिए इस तरीके से यहाँ से बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो शाखा आती है मानसून की, उसके लिए यहाँ पे रेनफॉल करवाने का काम कौन करता है, अरावली पर्वतमाला करता है, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंस है अरावली पर्वतमाला का कि इसमें जैव विविधता के भंडार हैं यहाँ पे, यानी ऐसा नहीं है कि ये थार मरुस्थल है, इसके अलावा यहाँ पे जो अरावली पर्वतमाला का एरिया है उसके अंदर बहुत ही प्रकार के जैव विविधता, अलग अलग जानवर पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की वनस्पति यहाँ पे देखी गई है, ठीक है। तो ये जैव विविधता का एक तरीके से भंडार है। उसके बाद जो अरावली का फुटहिल रीजन है, अरावली का जो क्या है फुटहिल रीजन, ये क्या करता है, ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए काम आता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ठीक है। लोगों की आजीविका इस पर निर्भर होती है कि ये जो एक्वाफायर्स हैं यहाँ पे वो उनको रिफिल करने का काम करता है। लेकिन अगर हमने 100 मीटर की परिभाषा को लागू कर दिया, इस डेफिनेशन को लागू कर दिया, तो जो फुटहिल रीजन है यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी होंगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होंगी, जिससे क्या होगा, ये ग्राउंड वाटर के जो फुटहिल्स में ये एरिया है, रिचार्ज वाला जो सेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, और इस एरिया के अंदर क्या होगा, वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम आएगी, जो कि ऑलरेडी अपने यहाँ पे फरीदाबाद में, गुड़गांव में ऑलरेडी ये वाटर स्ट्रेस जगह है, और यहाँ पे ये वाटर का संकट है वो और भी गहरा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कई स्टेट्स की ये क्या होता है, टूरिज़्म को सपोर्ट करता है, जिससे वहाँ की इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है, वहाँ के लोकल लोगों को क्या होता है, लाइवलीहुड मिलता है। तो इन चीज़ों के लिए भी अरावली का बिल्कुल महत्वपूर्ण महत्व है। इन सारे इम्पोर्टेंस को अगर हम मद्देनज़र रखें, और इसके अलावा हमारी एक लेगेसी है कि अरावली जो क्या है, इंडिया का क्या है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है। अगर हम इनको ख़त्म कर देते हैं तो ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और उन्हें ना केवल इकोनॉमिकल बल्कि इकोलॉजिकल लॉसेस का सामना भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से भी जूझना पड़ सकता है, राइट। इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स इस डिसीजन के अंदर हैं जिन्हें हम रेक्टिफाई करना हमें रेक्टिफाई करना चाहिए। जो पहली चीज़ है वो है 100 मीटर की जो डेफिनेशन दी गई है वो अनसाइंटिफिक है टोटली, तो उसे एक साइंटिफिक लॉजिकल के साथ डेफिनेशन देना चाहिए, पहली चीज़, या उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक क्या है वो बताना चाहिए, यस और नो। सेकेंड चीज़ है कि अगर अरावली का डिग्रेडेशन होता है, अरावली के अंदर कोई भी माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि क्या होता है वो जो फुटिल एरिया है वो क्या कर रहा है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है। थर्ड प्रॉब्लम क्या आ सकती है, जो थार डेजर्ट है, क्या है अपना थार डेजर्ट, उसका एक्सपेंशन हो सकता है दिल्ली, गुड़गांव और इवन ईस्टर्न यूपी के बाद और ईस्टर्न साइड के अंदर। उसके अलावा क्या हो सकता है, वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हमें हो देखने को मिलेगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखने को मिलेगा, राइट। अरावली पे जो काफ़ी लोगों की लाइवलीहुड डिपेंड है ना, आजीविका जिसे हम कहते हैं, काफ़ी लोगों की इसकी आजीविका है वो केवल अरावली पे ही डिपेंडेंट है, तो उन लोगों की आजीविका नष्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ेगी फिर, ठीक है। बेरोजगारी के साथ क्या होगा, लोग शहरों की तरफ माइग्रेशन बढ़ेगा, शहरी बेरोजगारी बढ़ेगी, शहरी बेरोजगारी से क्राइम्स बढ़ सकते हैं। और जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, अरावली हमारे लिए क्या करता है, अरावली हमें जो क्लीन एयर है वो प्रोवाइड करवाता है, एयर प्यूरिफिकेशन का काम करता है, ये हम इम्पोर्टेंस में भी डालना चाहिए, प्यूरिफिकेशन,
ये हम इम्पोर्टेंस में डाल सकते हैं इसका कि अरावली का इम्पोर्टेंस क्या है, जहाँ पे दिल्ली, गुड़गांव, ओके, फरीदाबाद, ये जो एरिया हैं यहाँ पे जो एयर का पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। उस एयर को, पोल्यूट एयर को प्योरीफाई करने का काम कौन कर रहा है? वहाँ के अरावली हिल्स में जो वनस्पति लगी हुई हैं, ट्रीज लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? यहाँ की एयर को प्योरीफाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अगर हम 100 मीटर की डेफिनेशन को अगर लागू करते हैं तो उसमें क्या होगा? ये जो ट्रीज हैं उनको काटा जाएगा, माइनिंग एक्टिविटीज़ होंगी, रियल इस्टेट एक्टिविटीज़ होगी, तो जो एयर पोल्यूशन की समस्या है वो भी इंटेंसीफाई हो सकती है, राइट। चलो दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या हमें सॉल्यूशंस इस प्रॉब्लम के किए जा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि जो अरावली है उसका भी कंजर्वेशन हो सके और साथ ही साथ में जो प्रेजेंट समस्या बनी हुई है उसका सॉल्यूशन भी हो सके। तो सबसे पहले जो पहला सॉल्यूशन है वो ये कर सकते हैं हम, जो अरावली की डेफिनेशन है, अरावली की जो डेफिनेशन है उसे हम केवल ऊंचाई के आधार पे ना लें, केवल हाइट बेस पे ना लेकर हम इसे वहाँ की सोइल टाइप, वहाँ का वेजिटेशन कवर, साथ ही साथ वहाँ पे और क्या ले सकते हैं हम, उसके अलावा हम हाइड्रोलॉजिकल वैल्यू, साथ ही साथ हम और क्या देख सकते हैं वहाँ पे इन चीज़ों के अलावा, और हम देख सकते हैं वहाँ पे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक होलिस्टिक डेफिनेशन बनाने की हमें ज़रूरत है, ओके। होलिस्टिक डेफिनेशन बनाने की हमें क्या है, ज़रूरत है, राइट। सेकंड चीज़ ये है कि जो इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री एंड रिसर्च एंड एजुकेशन, इसकी जो रिपोर्ट आ रही है अभी, जो रिपोर्ट इसके द्वारा दी जाएगी उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, पब्लिक स्क्रूटनी की जानी चाहिए। और साथ ही साथ जो सैटेलाइट डेटा है, क्या है, सैटेलाइट डेटा के साथ इसकी मैचिंग की जानी चाहिए कि ये रिपोर्ट कितनी ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जानी चाहिए। उसके अलावा इस परिभाषा को लागू करने से पहले जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उनकी राय भी ली जानी चाहिए। उन इन्वायरमेंटलिस्ट है जो इन्वायरमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय भी मद्देनज़र रखते हुए फिर हमें इसकी एक होलिस्टिक डेफिनेशन बनाई जानी चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों, जो हम बात करते हैं, अगर किसी भी जगह को परिभाषा, जब इकोलॉजी की हम परिभाषा करते हैं, इकोलॉजी के लिए हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, इन्वायरमेंट के लिए अगर हम कोई भी डिसीजन ले रहे होते हैं, तो वो निर्णय हमारा केवल एक तरफा नहीं होना चाहिए। एक तरफा मीन्स ये केवल हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो वहाँ के जनता हो वहाँ की, ओके, वहाँ के रहने वाले, जैसे वाइल्ड लाइफ है, उसको वहाँ के जो एरिया के अंदर अफेक्ट होने वाली, जैसे वहाँ की जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन कवर है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें निर्णय लेना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही हमें कोई भी पॉलिसी का निर्णय लेना चाहिए, राइट। आई होप आज के इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको ये चीज़ें समझा पाया हूँ मैं कि किस प्रकार से जो रीसेंट न्यूज़ है वो क्या है, उसका क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ओके। उसके बाद अरावली का क्या इम्पोर्टेंस है, अरावली के क्या इम्पोर्टेंस है, उसके सामने क्या क्या हमारे पास चुनौतियां हैं या चैलेंजेस हैं, और क्या हमारा वे फॉरवर्ड, क्या हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए। मुझे लगता है ये चीज़ें आज के इस लेक्चर से हम कवर कर सकेंगे, ठीक है, जिसे हम मेंस राइटिंग्स में यूज़ ले सकते हैं, मेंस का आंसर राइटिंग में हम यूज़ ले सकते हैं, साथ ही साथ CAPF के पेपर 2 में हम इसे यूज़ ले सकते हैं, जहाँ पे ऐसे आ सकता है अरावली के ऊपर, या इकोलॉजी में जिसमें हम बात करते हैं डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन, इसके ऊपर ऐसे पूछा जा सकता है, तो वहाँ हम इसे कोट कर सकते हैं। इसके अलावा आर्ग्यूमेंट पूछा जा सकता है,
उसमें हम इसे कवर कर सकते हैं, और एक रिपोर्ट भी इस पे आ सकती है। तो इन तीनों चीज़ों के लिए आज का जो लेक्चर है वो आई थॉट बेनिफिशियल है। ओके, तो इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से, और इस पे एक ऐसे एक आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट और आंसर राइटिंग, मेंस की आंसर राइटिंग कीजिए। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। जिस भी एग्ज़ाम का आप प्रिपेयर कर रहे हो काफ़ी अच्छे से तैयारी कीजिए। दिस साइड अजय चौधरी साइनिंग ऑफ। हैव ए गुड डे।